now we'll be discussing about specimen collection and processing. आप लोग select करते हैं samples? Yes. आप क्या collect करते हैं लोग? You guide them. मगर you decide कि क्या test करना है, कौन सा sample लेना है, कौन सा investigation कराना है, right? So the basis of specimen collection में जो 3 golden rules हमें याद रखने हैं, 3 golden rules for specimen, मतलब diagnostic इसकी वो अच्छे हैं, right test with the right specimen at right time. Okay, ये 3 चीजें हमें याद रखनी है, right test with right specimen and right time. अब मैं कम पढ़ाऊंगी, आप लोग बताएंगे. एक केस हिस्ट्री देख लेते हैं जो पेशेंट आप लोग अक्सर देखते होंगे. A 14-year-old male presented to OPD with high-grade continuous fever, toxic look, abdominal pain, and off and on loose stools. Fever was recorded in OPD at 104 degree Fahrenheit. Pulse was 86 per minute. क्या डायग्नोसिस हो सकती है? टाइफाइड. वाह, वेरी गुड, जबरदस्त. चलिए भाई, टाइफाइड. एसिडिक फीवर. अब टाइफाइड सोच रहे हैं तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराने हैं? कितने दिन का फीवर है? 3 दिन हो गए फीवर को आते आते. ये मैंने लिखा नहीं, इसमें भूल गई. 3 दिन हो गए फीवर को आते आते. कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? विडाल, ब्लड कल्चर, विडाल, ब्लड कल्चर. बहुत सारे आंसर आ रहे हैं. सबसे पहले मुझे ये सुनाई आया, उसके बाद मुझे किसी ने कहा ये होगा, ये नहीं होगा. ठीक है, फिर CBC, फिर MP में MP टाइफाइड सोच रहे ना, और यूरिन एंड स्टूल. चलो भाई, अब विडाल किसने कहा था? पहले मुझे ये बताएं. सबसे पहले जब दवा आई थी मुझे विडाल कितने दिन में पॉजिटिव आता है? 7 to 10 डेज के बाद विडाल पॉजिटिव आता है. हमारे पास पेशेंट आया 3 दिन का फीवर लेके, तो विल विडाल कम पॉजिटिव नहीं आएगा. फिर आपने विडाल करा लिया, कुछ सोच के कराया होगा. फिर क्या कराएंगे विडाल करा के? अगर विडाल करा रहे हैं, वैसे तो नहीं कराना, तो फिर एक रिपीट विडाल आफ्टर 2 वीक्स. सीधी राइजिंग ऑफ टाइटर्स, 4-fold राइजिंग टाइटर होना चाहिए. वैसे हमें फर्स्ट वीक में विडाल नहीं कराना. तो राइट टेस्ट एट राइट टाइम. विडाल इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंट्रिक फीवर, यू आर करेक्ट. लेकिन इस टाइम अगर हम विडाल कराएंगे तो ऑब्वियसली इट विल कम आउट टू बी फॉल्सली नेगेटिव. ठीक है, तो अब आप लोग चाह रहे हैं ब्लड कल्चर कराना. किसने बोला था ब्लड कल्चर? आगे पकड़ूंगी उन लोगों को. ब्लड कल्चर तो दिस करेक्ट. Golden investigation at this time will be the confirmatory investigation will be blood culture. ठीक है, मगर अब आगे ब्लड कल्चर, आगे की बात में बताऊंगी. आगे तक ठीक अच्छा आंसर मिला, चॉकलेट मिलती है अभी. फिर उसके बाद CBC. ऑब्वियसली CBC तो कराना ही है, वो तो एक जनरल पिक्चर लेने के लिए. CBC में क्या मिलेगा हमें? CBC में ESR नहीं होगा ना सर? ESR को मैं अलग से कराना पड़ेगा. CBC में क्या पिक्चर मिलेगी? इसमें वो होता है ना, ल्यूकोपीनिया भी मिलता है हमें. और क्या मिलेगा? वही बस हमें ल्यूकोपीनिया मिल जाए, वरना ज़्यादातर ल्यूकोसाइटोसिस होती है ज़्यादातर इन्फेक्शन में. इसमें ल्यूकोपीनिया भी मिल सकता है. और इसमें कहीं क्लिनिकल हिस्ट्री में जो है कैच कहाँ पर था? जो आप लोगों ने एंट्री फीवर सोचा, कुछ और नहीं सोचा? पल्स, रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया. और MP, सर आपने MP कहा? Obviously we have to keep other differential diagnosis in mind. हम इतना एकदम ये जबरदस्ती के बिटा लिए एंट्री फीवर ही है, और भी चीजें हो सकती हैं.
तो और क्या क्या हो सकता है जो हमें सोचना है? एमपी, डेंगू और अपेंडिसाइटिस। उसमें इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं होगा और लोकलाइज्ड पेन होगा उसमें। अक्यूट एब्डोमिनल मतलब उसमें मेन कंप्लेंट होगी वो अक्यूट एब्डोमिनल पेन होगी। फीवर अगर वो कभी पेन की वजह से कभी कभी हो जाता है तो इतना नहीं होगा, कंटिन्यूअस फीवर नहीं होगा। और अरे भाई अभी कोविड ही तो हो सकता है, किसी कोविड भी तो सोचना कोविड का टेस्ट करा लेंगे, उसमें भी तो अनयूजुअल प्रेजेंटेशंस होते हैं, लूज टूल्स भी होते हैं, एब्डोमिनल पेन भी होता है, हाई ग्रेड फीवर भी होता है, किसी किसी को कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। तो ये आपकी डिफरेंशिएटेड डायग्नोसिस होगी, उसके हिसाब से आपको करना है। अब ये यूरिन और स्टूल किसने कराया? यूरिन किसने कराया था? इधर से आवाज आई थी दोनों बच्चियां यूरिन कल्चर कराया था। एंट्रिक फीवर जिसका बड़ा भी ताजा है ना, उसमें सोचा यूरिन कल्चर उसकी डायग्नोसिस में लिखते कर सकते हैं, बट वी डोंट यूज इट फॉर द डायग्नोसिस। अगर यूटीआई आप सोच रहे हैं तो यूटीआई का सिम्टम तो है नहीं, और यूरिन एंड स्टूल कल्चर फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंट्रिक फीवर नहीं यूज नहीं करते, वो सिर्फ किताबों में लिखा होता है। करते भी हैं तो कैरियर डिटेक्शन के लिए कहीं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करनी है तो स्टूल कल्चर यूज करते हैं। तो वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड बाय माय ऑडियंस। तो ये विडाल का टेस्ट रिपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की रिपोर्ट आपको मिली, क्या समझ में आ रहा है इससे? दिख रहा है विडाल इज नेगेटिव, 25 इसमें इसका है, ओ एंटीजन का टाइप है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। दिस also 50, 25 सब में थोड़ी एंटीबॉडीज आ रही हैं। भैया तो पॉजिटिव होता है, ये हिंदुस्तानी भी पॉजिटिव कुछ नहीं होता। इट इज आल्सो नेगेटिव है। नेगेटिव पेशेंट को जान लेगा कि ये क्या है, इसमें कुछ लिख के आ रहा है, तो सारा क्या एक्सप्लेन करेंगे उसे कि ये टाइटर जो एंटीबॉडीज आ रही है ये कहाँ से आ गई इतनी सारी, सब पे वो भी सिर्फ ये नहीं कि साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइप ए, पैराटाइप बी, सब पे ही एंटीबॉडीज। चलिए इसको हम कर देते हैं 100, 200, 100। अब बताओ 100, 200, 100 चारों में है, किसके लिए पॉजिटिव है? टाइफी के लिए या पैराटाइफी की, ए के लिए या बी के लिए? ए अगर 200 है तो दिस इज पॉजिटिव। अगर सबके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ रही है ना, दैट मीन्स द पेशेंट हैज बीन रिसेंटली वैक्सीनेटेड। तो उसमें हम क्या करते हैं, तीनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होंगी ना, वो आ जाए। अनदर केस हिस्ट्री नहीं, अब यही पेशेंट था, इसमें ब्लड कल्चर कहा था, मैंने कहा था ना ब्लड कल्चर वाले पकड़ूंगी। ब्लड कल्चर किया, ब्लड कल्चर में हमने सोचा था आएगा साल्मोनेला, ब्लड कल्चर में आ गया स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज व्हिच इज ससेप्टेबल ओनली टू वैंकोमाइसिन। जैसे ग्राम नेगेटिव के लिए कार्बापेनम हाईएस्ट ड्रग होती है, ऐसी ग्राम पॉजिटिव के लिए वैंकोमाइसिन हाईएस्ट ड्रग होती है। अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नहीं है ये। ब्लड कल्चर आपने कलेक्ट करवाया, सैंपल भेजा लैब में, ये सोचिए कि साल्मोनेला आ जाएगा, आ गया तो ये अब क्या बताइए? वैंकोमाइसिन दे देंगे पेशेंट को, वैंकोमाइसिन। कई ड्रग्स आती है ना कि कौन कौन सी सेंसिटिव ड्रग्स हैं जो हमें डेली लगेगी, उसमें सेंसिटिव ड्रग्स चूज करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था इससे पहले वाले सेशन में, जैसा सैंपल आप हमें देंगे वैसे हम रिपोर्ट देंगे आपको। ये हमने आपको खराब रिपोर्ट दी है। दिस इज अ स्किन कमेंसल, अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज मतलब कोअगुलेंस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, दे हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम स्किन। ये इसमें साल्मोनेला नहीं आया पेशेंट के ब्लड में, आ गया ये कंटामिनेंट। तो दिस इज अ कंटामिनेटेड रिपोर्ट। अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज दे आर नॉट कंसीडर्ड। लेकिन होता क्या है, जब हम एक पॉजिटिव कल्चर रिपोर्ट दे देते हैं ना, तो ये क्लिनिशियंस के ऊपर एक फाउंडेशन हो जाता है कि आपने एंटीबायोटिक देनी ही है, इसलिए हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम लोग नोट डाल के देते हैं, या हम कभी जहाँ पे सचमुच लगता है कंटामिनेटेड तो हम रोक ही लेते हैं, देते ही नहीं है।
उसमें फिर लोग शिकायत करते हैं इनके लैब से तो सिर्फ कंटामिनेटेड ही निकलता है, तो वो शिकायत उसी के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है ट्रू पैथोजेंस जो ब्लड कल्चर में आपको मानने हैं कि पैथोजेंस है। एंटेरोबैक्टीरियस मतलब जितने भी इकोलाई, क्लेप्सिला, साल्मोनेला, ये सब आपके पैथोजेंस होंगे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगर होता तो वो पैथोजन था। अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज, कॉग्लेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, वो नॉन पैथोजेंस होते हैं। या फिर आपने दो ब्लड कल्चर एक साथ कलेक्ट, आइडियली एडल्ट पेशेंट्स में दो ब्लड कल्चर सैंपल एक साथ लेने चाहिए, एक ही साथ, एक के साथ से, एक के साथ से। अगर उन दोनों में आ गया वो अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज, देन इट हैज टू बी कंसीडर्ड एज पैथोजन। और अगर वो कमेंसर है तो एक में आएगा, एक में नहीं आएगा प्रोबेबली। अगर हम कंटामिनेशन कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं ना कि इधर भी कोई कंटामिनेशन है, इधर भी कोई कंटामिनेशन करा। और कौन कौन से पैथोजेंस हैं? एंट्रोकोकस, ग्रुपी, स्ट्रेप्टोकोकस, सुडोमोनास, बर्फोडेलिया, मोरेक्सिला, कैंडिडा एक्सेट्रा। और ये सब आपके कंटामिनेंट्स हैं। तो आपको ये रिपोर्ट्स में मिले ना, तो प्लीज एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मत दीजिए। कंटामिनेशन ऑफ ब्लड कल्चर्स कितना कॉमन है मैं आपको बताती हूँ। हमारे लैब का एक छोटा सा डेटा कुछ दिन का, जितने ब्लड कल्चर आए उनमें से 6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 650 में मान लीजिए ग्रोथ आई। कहाँ ये 650 में ग्रोथ आई, जिसमें से 35% 250 के करीब में कंटामिनेशन था। तो इन 250 मरीजों को हमने जबरदस्ती वैंकोमाइसिन या कार्बापेनम की टाइप की जबरदस्ती एंटीबायोटिक खिलाई होती अगर हम इन रिपोर्ट्स पर भरोसा करते हैं। इसलिए प्रॉपर कलेक्शन इतने 250 में से 35% मतलब 1/3 केसेस में कलेक्शन वाज नॉट प्रॉपर। और पैथोजन जो भी हम मान रहे हैं उसमें उनमें से भी कुछ कंटामिनेटेड हो, इसलिए प्रॉपर सैंपल कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड कल्चर विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग। क्या क्या इम्पैक्ट होता है? फॉल्स पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स के, डिलेड डायग्नोसिस, जो सही डायग्नोसिस वो नहीं बन पाई क्योंकि हमने तो कुछ और ही शुरू कर दिया। अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, अभी बेचारे मरीज को मैंकोमाइसिन खिलाते होती है, अपने खिला देती होती है इंजेक्टेबल मैंकोमाइसिन, इंजेक्टेबल लगती। पेशेंट के लिए कितना ट्रॉमा होता है कि इंट्राकैथ लग रहा है, कोई घर में रोज उसके आईवी लगाने जा रहा है, उसको एडमिट कर रहे हैं। इंक्रीज लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, एडिशनल लैबोरेटरी टेस्टिंग, फिर टेस्ट की बैटरी शुरू होती है, एंड ओवरऑल इंक्रीज कॉस्ट। और हमारे यहाँ तो सारे गरीब मरीज आते हैं, तो उन बेचारों के लिए वैंकोमाइसिन का एक इंजेक्शन कितने का आता है? More than 600. एक इंजेक्शन में तो काम नहीं होगा, कितने दिन तक चलेगा? तो समझ लीजिए पेशेंट का तो मतलब उसकी 1 महीने की पूरी सैलरी है, वो उसमें कर्जा भी ले लेगा, उसका पूरा शटडाउन हो जाएगा सिस्टम। कलेक्शन कैसे करना है ब्लड कल्चर का? ब्लड कल्चर वाला तो गया कैसे कलेक्ट करना है? ये तो वर्कशॉप है ना, आप किसी जगह से मैंने ज़्यादा पेशेंट पूछ लिए थे। नहीं जगह नहीं दी आगे आइए, आगे आइए, आगे जो है यहाँ भी जगह है। ज़्यादा खतरनाक हूँ क्या मैं? आगे अच्छा दोस्ती नहीं छोड़ूंगी। ओके ओके, आई गॉट द पॉइंट। कैसे कलेक्ट करते हैं ब्लड कल्चर? एनी वॉलंटियर? कैसे गाइड करेंगे आप अपने टेक्नीशियन को? वो बेचारा तो मिल नहीं आ गया आपके लैब, आपके उसमें हॉस्पिटल में, कैसे बताएंगे कि ब्लड कल्चर कैसे करेंगे? एक सेपरेट एंटीसेप्टिक कर देगा है यस, क्या ऐसे बताएंगे हम उनको क्या सारे एंटीसेप्टिक प्रोसीजर कर लो? और जो हम बताएंगे कैसे गाइड करेंगे? ग्लव्स होगा, नीडल स्ट्राइल सिरिंज, ग्लव्स पहने हैं, चलिए। और ब्लड कल्चर बॉटल्स तो अलग ही होती है ना, C1 C2 तो अलग ही बॉटल आपको पहले लैब से मंगानी होगी। ब्लड कल्चर बॉटल, उसके अंदर मीडिया होता है, ये वैक्यूम और ये स्टाइल किसी भी कंटेनर में नहीं भेजने हैं। ब्लड कल्चर बॉटल अलग आती है। हाँ, आप सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है, आप किसी भी उसमें भेज सकते हैं। लेकिन ब्लड कल्चर के लिए ब्लड कल्चर बॉटल इस तरह की अलग से आती है। ये ग्रीन वाली एडल्ट है और येलो वाली पीडियाट्रिक ब्लड कल्चर बॉटल है। तो कैसे करेंगे? बहुत सारे स्टाइल प्रिकॉशंस, पहले हैंड हाइजीन, ग्लव्स, उसके बाद लोकल प्रिकॉशन पूरा लेके जा सकते चलिए एक बार पढ़ लेते हैं।
ठीक है, डू ट्राई टू कलेक्ट द सैंपल बिफोर एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले कलेक्ट करना है। ऑलवेज ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट एंड इन्फॉर्म हिम और अबाउट द प्रोसीजर। अरेंज द आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टू ऑलरेडी वो जो मैंने कहा था पहले सब देख लोगे सारा सामान है। ऑब्वियसली इंजेक्शन से लोगे, सिरिंज से तो बायोमेडिकल वेस्ट है, नीडी कटर है, एक्सेट्रा सब सामान देख लीजिए। Then always arrange the blood culture bottles in advance before drawing the blood, क्योंकि आपने पहले ब्लड सैंपल निकाल लिया फिर ब्लड कल्चर बॉटल लेने जाएंगे तो उस बीच में वो सिरिंज के अंदर क्लॉट हो जाएगा, फिर आप उसमें ट्रांसफर करेंगे वो सब रिपोर्ट आपको सही नहीं मिलेगी। तो पहले से बॉटल लेके रख लीजिए, उसे ग्लव्स पहनने से पहले लेबल कर लीजिए। ग्लव्स पहनने के बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। नमस्ते पोजीशन unless and until you do your work। फिर प्रिपेयर द ब्लड कल्चर बॉटल। पेशेंट को डिसइंफेक्ट करना तो याद रखते हैं, लेकिन जो ब्लड कल्चर बॉटल भी तो खुली रखी होती है उनके कैप को भी हमें डिसइंफेक्ट करना है ऊपर से विद 70% अल्कोहल। देन अगेन परफॉर्म हैंड हाइजीन, डिसइंफेक्ट द साइट विद 70% अल्कोहल। बिगनिंग थोड़ा आसान शब्दों में बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैसे तो यहाँ और भी बाइटल लेके आए, लेकिन सेंटर से पेरिफेरी में मूव करना है 70% अल्कोहल। बहुत प्यार से नहीं करना है, विद फ्रिक्शन करना है। यहाँ पे प्यार नहीं दिखाना, जोर से करना है। फ्रिक्शन से क्या होता है, वो माइक्रोब्स चले आते हैं। और हम लोग जो नेचुरल टेंडेंसी होती है, जो मैंने ज़्यादातर स्टाफ को देखा करते हुए ऐसे ऐसे सफाई करते हैं, वो हम क्या करना है, हमने ये हटाया फिर वापस वही सारे कीटाणु वापस लगाए। हमें सिर्फ एक बार करना है, सेंटर टू पेरिफेरी विद फ्रिक्शन। बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना। लेट इट ड्राई, जब वो सूख जाएगा, इट टेक्स अराउंड फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद आपको फिर अप्लाई करना है 10% पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द सेम एरिया इन अ सिमिलर फैशन, जैसे हमने अल्कोहल से करा था। उसके बाद पोविडोन आयोडीन से करना है। तो ये मतलब बिल्कुल जैसे सेंट्रल वीनस लाइन डालते हैं ना किसी पेशेंट में, जितने ये सब प्रिकॉशंस वैसे ही ब्लड कल्चर। हाँ, सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए, विडाल के लिए या कोई भी सीबीसी के लिए कुछ वैसा टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं तो आपको इतनी क्लीनिंग नहीं करनी, मगर ब्लड कल्चर में कोई कंटामिनेशन हम आपको अदर स्टेफाइलोकोकल स्पीशीज और ये सब ना दें तो आप पहले क्योंकि ये सब कमेंसल्स यहाँ पे स्किन पे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनको आपको अच्छे से क्लीन करना है। इमीडिएटली सेंड द इनोकुलेटेड बॉटल टू द लैबोरेटरी। अगर डिले है तो फिर आप उसे रूम टेम्परेचर में रखें, कभी भी रेफ्रिजरेट मत करिए ब्लड कल्चर बॉटल को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं ब्लड में जैसे हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा जो रेफ्रिजरेट करने पे मर जाते हैं। And in patients more than 1 year of age, जैसे मैंने कहा, 2 blood samples always. Don't never send the blood for culture in syringe or vacuum. In conventional blood culture bottle, never inoculate the specimen from। ये तो मैंने नई वाली ऑटोमेटेड दिखाई। पहले जो बेसिक जो आपका मैनुअल यूज होता होगा, तो एक बॉटल होती है, उसके ऊपर एक क्राफ्ट पेपर लगा हुआ होता है, उस पेपर को हटा के तब इनोकुलेट करना है सामने। ये सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए है, ज़्यादातर ये वाले हम सब यूज करते हैं, यूटीआई वायल, प्लेन वायल ऐसे। इसमें यू कैन सिंपली क्लीन विद 70% अल्कोहल और उसके बाद आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। पोविडोन आयोडीन की इसमें जरूरत नहीं है। देन यूरिन, क्या क्या याद रखना है, स्टेराइल कंटेनर, वॉश विद सोप। यूरिन सैंपल ज़्यादातर पेशेंट खुद कलेक्ट करता है, हम लोग अपनी काम क्या करते हैं, हमने इन्वेस्टिगेशन लिखा, हमारा काम खत्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूरिन सैंपल में पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड करना कि उसे सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करवाना है, पेशेंट को गाइड करना है, उसको बताना है टू वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, वॉश द लोकल जेनिटल एरिया विद सोप एंड वाटर, एंड देन अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेना है, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेना है, और as early as possible, as soon as possible, transport to the laboratory. In case of delay, अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेना है, वॉश, गाइड द पेशेंट टू वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर एंड अ यूनिवर्सल स्टेराइल कंटेनर, और कंटेनर को नहीं वॉश करना। अब क्वेश्चन टाइम, इन केस ऑफ डिले ऑफ यूरिन द स्पेसिमेन शुड बी, ब्लड का तो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब यूरिन का आपको मुझे बताएंगे, kept at room temperature, kept in refrigerator, या फिर boric acid should be added. More than one answer can be correct. Kept at room temperature. Kept in refrigerator या फिर boric acid. आप कह रही हैं kept at Room temperature with boric acid. room temperature. Room temperature with boric acid का ऑप्शन तो है नहीं, दो ऑप्शन है, या तो room temperature पे रखना है या boric acid डालना है या रेफ्रिजरेट करना है।
यूरिन सैंपल शुड बी रेफ्रिजरेटेड। इन केस ऑफ डिले या रेफ्रिजरेटर में रखना नहीं पसंद करेंगे तो आइस पैक पे रख सकते हैं, और बोरिक एसिड वरना फिर उसमें होना चाहिए। अगर रेफ्रिजरेट नहीं करना, आइस पैक नहीं है, बोरिक एसिड। चलिए एक और क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ, अभी मैंने बताया मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ठीक है। अब हम ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट की बात करते हैं। What part of urine should be collected from a patient suspected of tuberculosis? हमें ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस करनी है, तो हम क्या लेंगे? मिड स्ट्रीम यूरिन, फर्स्ट स्ट्रीम, फुल स्ट्रीम और एंड स्ट्रीम? एक जगह गलत हुए थे, हेपेटाइटिस बी। तो आपने पहले स्ट्रीम तक आए रहे, पहले क्या बता रहे थे आप? फुल स्ट्रीम। Full stream urine is to be collected for tuberculosis. End stream हम लेते हैं प्रोस्टेटाइटिस में, सॉरी शिस्टोसोमियासिस में, प्रोस्टेटाइटिस में फर्स्ट स्ट्रीम। अब हमारे पास पेशेंट एडमिटेड है, उसकी यूरिनरी कैथेटर डला हुआ है। हाउ शुड बी यूरिन कलेक्टेड फ्रॉम कैथेटराइज्ड पेशेंट्स? अपर 1/3 ऑफ द कैथेटर कभी कलेक्ट करते हैं तो कैथेटराइज्ड पेशेंट्स गायनी वाले करते होंगे, सर्जरी वाले। सी ऑप्शन, जहाँ से सी ऑप्शन, कैथेटर निकाल देंगे, रिमूव द कैथेटर एंड टेल द पेशेंट टू कलेक्ट। जहाँ से यूरिन बैग कनेक्टेड रहता है कैथेटर से, जहाँ से यूरिन बैग कलेक्ट मतलब अटैच होता है, जहाँ से यूरोबैग अटैच होता है। रॉन्ग, राइट। क्लैम करना है बिल्कुल जैसे अभी हमने ब्लड कल्चर कलेक्ट करा, सेम स्टाइल प्रिकॉशंस लेने। क्लैम कर दिया, अपर 1/3 में लेट द फ्रेश यूरिन कलेक्ट, उसके बाद वैसे ही क्लीन करना है उससे 70% अल्कोहल से ट्यूबिंग को, अपर 1/3 को। बैग से कभी कलेक्ट नहीं करना, उसमें तो सब जमा हो रहा है ना, पुराना यूरिन, सब उसमें कमेंसल्स यूरिन में ग्रो हो जाते हैं। तो उसकी ट्यूबिंग में अपर 1/3 को क्लीन करके सिरिंज से एस्पिरेट करना है, ठीक है। Now again a case scenario, a female patient presented with history of low backache for a period of 3 months and white discharge through vagina. Urine culture is done and shows the growth of Enterococcus fecalis 10⁻², colony forming units per ml. This is susceptible only to gentamicin and vancomycin. अब क्या ट्रीटमेंट देंगे? यूरिन कल्चर आपने भेजा और उसमें 10⁻² आया एंट्रोकोकस, जो ससेप्टेबल है जेंटामाइसिन से और वैंकोमाइसिन से। वैंकोमाइसिन इज आईवी एंड जेंटामाइसिन इज एन ओरल ड्रग। अब क्या देंगे आप पेशेंट? ये तो आती होंगी आप लोगों के पास रिपोर्ट जैसे है ना, यूरिन कल्चर की करवाते होंगे कल्चर, बाकी सब ड्रग से रेजिस्टेंट है। एंटीबायोटिक नहीं देंगे सर? इस बात कराएंगे तो हो जाएगा। एंटीबायोटिक क्यों नहीं देंगे? नहीं, इनसे तो सेंसिटिव है, जेंटामाइसिन से और वैंकोमाइसिन से। हाँ, जेंटामाइसिन इंजेक्टेबल देंगे। क्यों भाई, इंजेक्टेबल की सूची में देंगे जब वो होने वाले प्लेटलेट को वो इतना वैसा इन्फेक्शन हुआ है नहीं ये भाई। तो ब्लड कल्चर की आइसोलेट थी ना, वो ब्लड में किसको पैथोजन मानना है, हमने यूरिन में नहीं डिस्कस करे बात। अच्छा पहला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन का भी, इससे पहले एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट काउंट ऑफ यूरिन? कब सिग्निफिकेंट, कितनी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स को हमें सिग्निफिकेंट मानना है कि हाँ इन्फेक्शन है? कितनी कॉलोनी काउंट को सिग्निफिकेंट मानते हैं? रिपोर्ट तो देखते होंगे ना, आते होंगे वही, हमेशा रिपोर्ट पे यूरिन की काउंट लिखा होता है। अब ध्यान से देखना वापस जाके, 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स इज कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट कॉलोनी फॉर्म काउंट, मतलब इन्फेक्शन है।
10 to the power 5 से थोड़ा कम आ रहा है 10 to the power 3 to 10 to the power 4, तो आपको बहुत क्लिनिकल सिम्टम्स और उस कब से हिसाब से जज करना है। अब इसमें देखो क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है ही नहीं पहले। तो व्हाट सर वाज सेइंग वाज करेक्ट, बट द रीजन ही वाज गिविंग वाज नॉट करेक्ट। इसमें एंटीबायोटिक नहीं देनी है हमें, मगर रीजन वाज डिफरेंट। रीजन क्या? क्योंकि इसमें यूटीआई नहीं है, ये तो ये फिटालिस कोई पेशेंट ने वॉश नहीं करा होगा सोप एंड वाटर से, तो स्किन से आ गया, ये कंटामिनेशन आ गया। और दूसरी चीज है, अगर ई फिटालिस अब मैं इसको 10 to the power 5 कर दूं, ठीक है, मान लो 10 to the power 5 आ गया, इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन जो है वो सेंसिटिव है जेंटामाइसिन से और वैंकोमाइसिन से, ठीक है। यूरिन कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, यू हैव टू प्रेफर ऑलवेज ओरल एंटीबायोटिक्स। अगर ओरल एंटीबायोटिक्स से ससेप्टेबल आ रहा है तो हम जेंटामाइसिन देंगे, हम जेंटामाइसिन नहीं देंगे, क्योंकि कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जिसमें इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब उनकी इनहेरेंट रेजिस्टेंस है उन एंटीबायोटिक्स के लिए, जिसमें एंटीफोकस इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट है टू जेंटामाइसिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, केफालोस्पोरिन्स, जो ये होता है सिफिक्सिन, सिफाटॉक्सिन, ये सारी जितनी भी ड्रग्स हैं, और अमीकासिन, जेंटामाइसिन, इन सब से ये ऑलरेडी रेजिस्टेंट होता है बाय बर्थ। अपना एंटीफोकस हमेशा रेजिस्टेंट होगा। तो अगर आपको रिपोर्ट में कोई ये भी है ना पॉजिटिव, तो जेंटामाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और केफालोस्पोरिन्स आपको एंटीफोकस इन्फेक्शन में नहीं देना है, ओके। फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचा, लेकिन कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, क्या ब्लड कल्चर होता है तो हम वैक्सीनेशन दे देते, तो बेटर है कि आप एक रिपीट यूरिन कल्चर करा लें, उसके बाद आप इतनी हाई एंड एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ वो दिल को सकते हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है पिछले वाले सेशन से। और क्या क्या सैंपल है स्पूटम में कैसे कलेक्ट, ट्यूबरकुलोसिस के लिए अगर आप स्पूटम सैंपल कलेक्ट करवा रहे हैं पेशेंट को तो कैसे गाइड करेंगे, कितने सैंपल लेंगे? 3। सबके वोट 3 के लिए, 3 के लिए कितने वोट है? कहाँ से आते हैं आपके मरीज? आसपास से आते हैं क्या? दूर दूर से नहीं आते? बहुत अमीर मरीज आते हैं पास से, जो बार बार आ सकते हैं। हमारा मरीज तो कभी नहीं जिंदगी में आएगा, वो पता नहीं कहाँ से आता है, हाथरस से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, जवा से आ रहे हैं। मैं मरीज से कहूँगी ना 3 बार आना है, वो तो पॉजिटिव आएंगे तो बाद में पता चलेगा ना। फर्स्ट टू नेगेटिव आ गए तब तीसरा कलेक्ट करेंगे। 2 सैंपल्स, वो पुरानी गाइडलाइंस है 3 सैंपल्स की, वही हमें फिजिबिलिटी देखनी होती है ना हर चीज़ की। हम मरीज को बार बार बुलाएंगे, वो आएगा ही नहीं, तो फिर उस चीज़ को उन्होंने खत्म कर दिया WHO ने। WHO ये कहता है, और कब टाइमिंग ऑफ सैंपल अर्ली मॉर्निंग कहते थे ना, तो फर्स्ट 2 सैंपल लेने हैं केवल हमें, जिसमें से पहला सैंपल जब पेशेंट आपको दिखाने आया तभी ले लिया, तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा विजिट हुई पेशेंट की, वो एक्स्ट्रा विजिट अर्ली मॉर्निंग सैंपल की हुई, तो एक आपने तभी ले लिया, सिर्फ एक बार आप पेशेंट को, वरना हम 3 बार एक्स्ट्रा बार बुला रहे थे, मतलब टोटल 4 विजिट एक बार दिखाने आया और 3 बार बेचारा सैंपल लेने आया, तो अब सिर्फ उसे एक बार आना है, ठीक है। 2 सैंपल्स, फर्स्ट सैंपल कलेक्ट करते हैं, वुंड ड्रेसिंग एक्सेट्रा करते हैं। बस इतना याद रख लीजिए, जैसे वुंड है किसी पेशेंट का, जब कर रहे हैं तो पहले उसको क्लीन करना है नॉर्मल स्टेराइल सलाइन या डिस्टिल वाटर जो भी हो, किसी डिसइंफेक्टेंट से नहीं, जो ऊपर के सरफेस का पस होता है उसे हटा देना है स्टेराइल किसी भी सॉल्यूशन से, डिसइंफेक्टेंट से नहीं पर, और फिर अंदर से प्रेस करके निकालेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे। ओरोफेरिंजियल स्वाब सोकोबेट, ये आप लोग शायद नहीं कलेक्ट करते होंगे या कभी करा होगा तो अपना करा होगा, अगर किसी और का कर रहे हैं तो जरूर N95 मास्क लगा लें, और बाकी तो टंग डिप्रेसर से अंदर लेना है। फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब आप हमें इन्वेस्टिगेशंस भेजते हैं, कंप्लीट रिक्वेस्ट फॉर्म विद फुल पेशेंट नेम, एज, सेक्स, डेट ऑफ कलेक्शन, क्लिनिशियन का नाम, स्पेसिमेन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्पेसिमेन खास तौर से किस साइड से है बॉडी की, इसके ऊपर बहुत डिपेंड कर जाता है। हम जैसे फर्स्ट ईयर से भी निकलता है तो उसमें बहुत सारे पैथोजेंस और कमेंसल्स में डिफरेंस हो जाता है, और जो फर्स्ट एब्डोमिनल सर्जरी के बाद है तो डिफरेंट हो जाते हैं पैथोजेंस, तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू जज कि पैथोजन है या कमेंसल है। एंड यूरिन है तो आप हमें बता दें कि कैथेटराइज पेशेंट का है या पेशेंट का ब्लड स्ट्रीम वो मिड स्ट्रीम है या जो भी है वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ब्रीफ हिस्ट्री अगेन बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस,
फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम यूरिन सैंपल ही प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ इतनी सी हिस्ट्री दे दें कि ये एक्ने नेटल पेशेंट है, तो जो एंटीबायोटिक्स हम लगाएंगे, जो सेफ एंटीबायोटिक्स होंगी उस फीमेल के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए डिफरेंट हो जाती है एंटीबायोटिक्स, हम उनको लगा सकते हैं। क्या क्या रिजेक्शन क्राइटेरिया होते हैं? अगर माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स अनस्ट्राइल कंटेनर में होंगे तो हम वापस कर देंगे। Inadequate sample, poor quality dry swab, syringes with exposed bent or broken needles, incompletely filled forms and blood stained forms. तो आपके पास चेहरे में दिख गई। और कोई कुछ क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा कि वो जो स्पुटम था नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आपने बताया, लेकिन अभी तो स्पुटम फॉर HIV, HBV, HCV, वो हम उसके लिए बात कर रहे थे, ठीक है। HIV, HBV, HCV के लिए वो नॉन इन्फेक्शियस है। क्रॉनिक इन्फेक्शन, वो तो ब्लड ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गए ना, वो किस उनके लिए कौन कौन से फ्लूइड्स को इन्फेक्शियस मानना है। और वैसे ट्यूबरकुलोसिस तो ऑब्वियसली स्पुटम के थ्रू ट्रांसमिट होगी,